हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान। इसमें हमारा चैप्टर 5 नंबर दैनिक जीवन में रसायन। इसमें पाठ में हमने अम्ल क्षार की परिभाषाएं पढ़ी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साबुन व अपमार्जक। क्या होते हैं? साबुन व अपमार्जक। अपमार्जक यानी सोप व डिटर्जेंट बोलते हैं इनको। सोप व डिटर्जेंट। तो हम बारी बारी से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक है साबुन, यानी साबुन होते क्या है? साबुन तो साबुन क्या होते हैं? ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम साबुन की कि ये उच्च वसा अम्लों या दीर्घ श्रृंखला वाले अम्लों, बड़ी श्रृंखलाएं होंगी, यानी कार्बन 11 से 12 या ऊपर 18 तक होते हैं वाले अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी साबुन क्या होते हैं? ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये बनते कैसे हैं कि जब उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, आदि, जब उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल आदि को सोडियम NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो साबुन बनते हैं। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। ये साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन होते क्या है? उच्च वसा अम्लों या दीर्घ श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है, जिससे साबुन बनते हैं। ये प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। जैसे वसा अम्ल में कोई भी उच्च वसा अम्ल लेते हैं, CH2OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। आगे कोई भी बड़ी श्रृंखला हो सकती है, दीर्घ श्रृंखला हो सकती है, ये CH डबल बॉन्ड OR, CH2C डबल बॉन्ड OR, ये क्या कहलाते हैं? उच्च वसा अम्ल, ठीक है। R का मतलब है कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो सकती है, कम से कम 17 या 18 तो होने चाहिए। तो अब ये बड़े अम्ल हैं, किससे भी क्रिया करते हैं? NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनते हैं? यहाँ पर इनका अपघटन हो जाएगा और ये साबुन बनाते हैं, यानी RC डबल बॉन्ड ONA, यानी ये सोडियम लवण बन गए, 3 अणु बनते हैं। ये कहलाता है साबुन। कैसे हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि NaOH ये बंध यहाँ से टूटता है और ये बाहर निकल जाते हैं 3 अणु, ठीक है। ये क्षार है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर KOH लेते हैं
तो यहाँ पर क्या बनता है RC≡O≡K। ठीक है, इसका मतलब है ये भी साबुन है और ये भी साबुन है। ये कपड़े धोने का साबुन है, कठोर साबुन होता है, और ये नहाने का या मृदु साबुन होता है। यदि हम केवच लेते हैं तो मृदु सॉफ्ट साबुन बनते हैं, पारदर्शी साबुन बनते हैं, जिनका काम शेविंग क्रीम बनाने में या नहाने के साबुन में किया जाता है। क्योंकि पोटेशियम धातु नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हानिकारक होता है, इससे सिर्फ कपड़े ही धुलते हैं सोडियम के कारण। तो ये हो गया। तो ये भी प्रक्रिया, इसमें बचा क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल बनता है CH2OH और CH2OH, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये साबुन बन गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अब साबुन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये साबुन दो तरह के होते हैं। NaOH लेंगे तो सोडियम के लवण बनते हैं, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम के लवण बनते हैं। ठीक है, इसको साबुनीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बना, एस्टर बना, एस्टर और अम्ल बनते हैं या जल बनता है। तो इस तरह से ये साबुनीकरण और साबुन बनने की अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम साबुन की विशेषताएं लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको उतार लो, साथ साथ नोट्स बनाते चलना इनके। देखो ये साबुन की विशेषताएं हैं। कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे साबुन क्या होता है कि साबुन केवल उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वसा अम्ल उच्च होने चाहिए। निम्न वसा अम्लों के साबुन पानी में विलयशील नहीं होंगे, यानी अच्छे से काम नहीं करेंगे। इनमें पोटेशियम से बने साबुन, यानी यदि हम NaOH की जगह पर हम यदि NaOH की जगह KOH लेते हैं तो क्या बनते हैं, पोटेशियम के साबुन बनते हैं। तो पोटेशियम से बने साबुन ही मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिनका उपयोग नहाने के साबुन, शेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने में किया जाता है। तथा पारदर्शी साबुन, जैसे आर पार दिखाई दे, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन भी उसमें मिला दी जाती है। तो वो किससे बने होते हैं, पोटेशियम के साबुन होते हैं, KOH के साबुन होते हैं, जो हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सफाई की क्रिया को अच्छे से करते हैं। अगली विशेषता है, जबकि सोडियम से बने साबुन कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं, त्वचा को भी हानिकारक होते हैं। साबुन मृदु जल में, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, साबुन मृदु जल यानी जो मीठा पानी होता है, एक होता है खारा पानी, एक होता है मीठा पानी, तो उसे मृदु जल कहते हैं। जो खारा पानी होता है उसे कठोर जल कहते हैं। ये समुद्र का पानी है, कठोर होता है। मृदु जल में ही सफाई का कार्य कर सकते हैं। जब साबुन से हम कपड़े धोते हैं तो मीठे पानी से हम कपड़े धो सकते हैं, उसमें साबुन का उपयोग कर सकते हैं। खारे पानी में साबुन का उपयोग नहीं करते। उसका कारण होता है क्योंकि खारे पानी में हम साबुन से जब कपड़े धोते हैं तो साफ़ नहीं धुलते हैं, एक मैल जैसा चिकना पदार्थ अलग होकर निकल जाता है और कपड़े नहीं धुलते हैं, कपड़े गंदे के गंदे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कठोर जल में नहीं, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो कठोर होते हैं। ठीक है। आयन साबुन के, जब हम जैसे क्या करते हैं, खारे पानी में कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं कपड़ों पर, तो साबुन के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम आयन। हमने अभी बनाया था यहाँ पर जो साबुन है हमारा, वो क्या है, वो ये सूत्र होता है साबुन का, ROC≡ONA, यानी RONA है ना। R का मतलब है यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला है, बड़ी श्रृंखला है, और ये सोडियम का लवण है, या यहाँ पर पोटेशियम का लवण भी हो सकता है। ये किसका है? साबुन का सूत्र है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कठोर जल इसमें मिलाते हैं, कठोर जल में कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन होते हैं। ये आयन क्या करते हैं, जैसे ही कपड़ों पर साबुन लगाते हैं खारे पानी में, ये इनको हटा देते हैं यहाँ से और खुद आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं, और क्या बनता है, ये बनता है RC≡O, और यहाँ पर आ गया Ca, और फिर एक अणु और जुड़ जाएगा C≡R।
ठीक है। तो ये हो गए कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन गए, जो कि क्या होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। यानी ये पानी में ये जो लवण बने हैं ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये क्या है, कठोर लवणों से बने हुए साबुन हैं और ये होते हैं जल में घुलनशील। जैसे ही खारे पानी में इसको मिलाते हैं तो वो बन जाता है, वो क्या होता है, काले रंग का मैला सा पदार्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता है और अवक्षेपित हो जाता है, अंत में अवक्षेपित हो जाता है, यानी उसका अवक्षेप बन जाता है और तैरने लगता है, जिससे सफाई की क्रिया नहीं होती है। तो ये हो गए साबुन की विशेषताएं। साबुन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, तो मीठे पानी की वैसे ही कमी हो रही है, तो खारे पानी में जो कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धुल जाएँ तो उनकी जगह हम साबुन की जगह डिटर्जेंट का यानी अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सफाई करने वाला, स्वच्छ करने वाला। तो इनकी जगह हम साबुन की जगह अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो अपमार्जक क्या होते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये विशेषताएं हैं साबुन की। देखिए डिटर्जेंट क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3 -Na, ये इसका सूत्र होता है। या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण अपमार्जक कहलाते हैं। इनमें से भी इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अपमार्जक अच्छे होते हैं, ये खारे और मीठे दोनों प्रकार के पानी में सफाई का काम आसानी से कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इनका जीवाणुओं द्वारा भक्षण नहीं हो पाता है, इसलिए ये पर्यावरण प्रदूषण को, जल प्रदूषण को ज़्यादा फैलाते हैं। तो इनके निराकरण भी किए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं लिख लो। डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये मृदु व कठोर, मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका कारण होता है क्योंकि इनके जो लवण हो, देखो ये अपमार्जकों की विशेषताएं हैं। होते क्या हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण अपमार्जक कहलाते हैं। ये मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य आसानी से कर सकते हैं। कारण, क्योंकि जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं, अपमार्जकों के सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह पर खुद जाकर जुड़ जाते हैं। तो खुद जाकर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये इस तरह से ROSO3- और Ca+2। ठीक है, ये जुड़ गया, इससे Na हट गया। तो अब ये जो लवण बना है, ये लवण क्या होते हैं, आयनों को विस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाते हैं, जो कठोर जल में आसानी से घुल जाते हैं, यानी विलयशील हो जाते हैं। उसमें क्या था, घुलते नहीं थे, अतः सफाई की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साबुन की तुलना में अपमार्जक अच्छे सफाई करने वाले होते हैं या श्रेष्ठ होते हैं। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि साबुन की तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ क्यों होते हैं। यही कारण देना है, एक ये कारण और एक उसका पिछले साबुन का कारण देना है। अतः अपमार्जकों का जीवाणुओं द्वारा आसानी से भक्षण या अपघटन नहीं हो पाता, इसलिए जल प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इनके जो एल्किल समूह है अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इनको कम शाखित कर दें, यानी लंबी तो कितनी हो जाएगी, R जो श्रृंखला है इसमें से शाखाएं ना निकलें, शाखाएं निकलनी नहीं चाहिए। तो कम शाखाओं वाली लंबी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा आसानी से हो जाता है। अतः लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट्स का उपयोग किया जाता है।
अच्छे अपमार्जक होते हैं। आजकल और अच्छे अपमार्जक बनाने के लिए, डिटर्जेंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जैसे टीवी में ऐड आते हैं ना कि ये डिटर्जेंट अच्छा है, वो घड़ी अच्छा है, सर्फ अच्छा है ना, या और कोई सा डिटर्जेंट अच्छा है, तो गुणवत्ता बढ़ाते हैं। कैसे? उनमें अकार्बनिक फॉस्फेट मिला देते हैं, सोडियम परऑक्सीबोरेट मिला देते हैं, या कुछ प्रतिदीप्ति पदार्थ डाल देते हैं। प्रतिदीप्ति पदार्थ क्या होते हैं कि उनसे कपड़ों में चमक आ जाती है, तो जिससे मिलाए जाते हैं, जिससे डिटर्जेंट की गुणवत्ता बढ़ जाती है, अच्छे गुणवत्ता हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि साबुन और अपमार्जक कपड़ों की सफाई कैसे करते हैं, यानी ये मिसेल बनाते हैं और मिसेल द्वारा सफाई होती है। तो मिसेल क्या होते हैं और वो कैसे कपड़ों को साफ करते हैं वो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, अपमार्जक और साबुन से मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया होती है। ये मिसेल होता क्या है ना? मिसेल जैसे मान लो हमने साबुन लिया, सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन का जल द्वारा अपघटित होता है, जल द्वारा अपघटन होता है, अपघटन या आयनन होता है। उसमें क्या होता है, सोडियम स्टेरेट को लिखते हैं C17H35 और C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। ये है सोडियम स्टीयरेट, ये ठीक है, सोडियम का स्टीयरेट है, साबुन है, ये क्या है, साबुन। इसको जब पानी में मिलाते हैं तो इसका आयनन हो जाता है, क्या बनाता है, C17H35 COO- और प्लस में क्या हो जाता है, Na अलग हो जाता है। ये स्टीयरेट आयन बना है। तो इस स्टीयरेट आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसका उपयोग हम साबुन बनाने में करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कोई एल्किल समूह है COONA, ठीक है, साबुन है, सामान्य सूत्र है, इसका आयनन होता है RCOO- प्लस में Na। तो ये जो बना है ऋणायन, इसको R का मतलब लंबी श्रृंखला होती है। अब जैसे मान लो हमने स्टीयरेट लिया है, स्टीयरेट में 17 कार्बन है, तो 17 कार्बन को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से शुरू करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 18वां ये है, तो ये हो गया 18वां कार्बन, डबल बॉन्ड OO-। ऐसे लंबी श्रृंखला होती है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की श्रृंखला होती है ये हाइड्रोकार्बन की होती है और आगे क्रियात्मक समूह होता है। तो ये जो हिस्सा होता है ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग ये जल विरोधी होता है। क्या होता है, जल विरोधी, यानी जल से कोई क्रिया नहीं करता। और इसको क्या कहते हैं, ये अध्रुवीय भाग भी कहलाता है, अध्रुवीय, जिसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ये इसका क्या होता है, ध्रुवीय सिरा होता है, ध्रुवीय सिरा जो बंध बना लेता है। इसको जल स्नेही भी कहते हैं, जल स्नेही भाग, जो जल से बंध बना लेता है। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, जल विरोधी और जल स्नेही भाग। तो ये जो जल विरोधी भाग है ये क्या होते हैं, एक केंद्र पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये बाहर की ओर निकले रहते हैं। तो एक गोल संरचना बनती है जिसे हम मिसेल कहते हैं। तो मिसेल कैसे बनेगा, यहाँ पर जैसे मान लो एक हाइड्रोकार्बन है, हम ऐसे लिखते हैं, गिनने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये इनकी जो पूंछ होती है, जल विरोधी भाग होता है, वो केंद्र की तरफ होता है और बाहर निकला होता है इनका ध्रुवीय सिरा। इस तरह से ये संरचना बनाते हैं। ये माइनस के सिरे हैं, ध्रुवीय सिरे। तो ये ऐसी गोल संरचना क्या कहलाती है, ये मिसेल कहलाती है, मिसेल। अब इस मिसेल द्वारा कपड़ों की सफाई होती है। ये हो गया मिसेल निर्माण की क्रियाविधि।
पहले साबुन का आयनन होता है जलीय विलयन में, और ये आयन बनते हैं, स्टीरेट आयन बनते हैं। इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं। इसमें एक हिस्सा अध्रुवीय भाग होता है और एक ध्रुवीय भाग होता है। तो इसके जो अध्रुवीय हिस्से होते हैं वो केंद्र की तरफ होते हैं और ये हिस्सा बाहर निकला रहता है, कांटों की तरह उभरा रहता है, इसलिए एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे हम मिसेल कहते हैं। तो ये मिसेल निर्माण हो गया। अब ये कपड़े कैसे साफ करता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये मिसेल की संरचना है, ऊपर परिभाषा है, स्ट्रेट आयन का अध्रुवीय यानी आर सिरा केंद्र की ओर अंदर होता है, यानी अंदर की ओर यहाँ पर है अंदर, तथा ऋणावेशित भाग बाहर की ओर व्यवस्थित होकर गोलीय संरचना बनाते हैं जिसे हम मिसेल कहते हैं। ये जो लाइनें होती हैं ये जल विरोधी भाग होता है, ये केंद्र होता है, और ये जल स्नेही भाग होता है जो जल से अभिक्रिया करता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है साबुन से शोधन की क्रिया, यानी साबुन से या मिसेल द्वारा कपड़े कैसे साफ धुलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, इधर समझा देते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साइड से। शोधन क्रिया कैसे होती है, यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई कपड़ा है, इस पर ये मैल की बूंद लगी हुई है, तेल की बूंद है यहाँ पर, ठीक है, क्या है ये तेल की बूंद, या गंदा कपड़ा है, ये क्या है कपड़ा, इस पर हम मिसेल अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं मिसेल आते हैं, इस पर इस तरह संरचना मिसेल इस पर अटैक करते हैं, तो ये संरचना क्या बनती है इस तरह से। मिसेल का जो पूंछ वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर धंस जाता है और ये गोल ध्रुवीय सिरा है, ये कांटों के रूप में बाहर निकला रहता है। इस तरह से मिसेल आ जाते हैं। पूंछ वाला सिरा मैल के अंदर आ जाता है, क्यों, ये जल विरोधी होता है, और जल स्नेही भाग बाहर निकला रहता है कांटों के रूप में। अब जैसे ही इस पर पानी डाला जाता है तो क्या होता है कि ये पानी इससे इन ध्रुवीय सिरों से बंध बना लेता है, और ध्रुवीय सिरे से बंध बनाने के कारण ये पानी के साथ बह जाते हैं। जब पानी के साथ बहते हैं ये मिसेल बाहर निकलते हैं तो अपने साथ गंदगी को भी चिपका कर बाहर निकल जाते हैं और कपड़े साफ धुल जाते हैं। इस तरह से ये कपड़े साफ हो गए। यहाँ पर साफ कपड़ा, और ये मिसेल क्या होते हैं इस तरह से होंगे, यहाँ इनमें क्या लगी होगी गंदगी, ठीक है। इस तरह से मिसेल बाहर निकल जाते हैं और कपड़े साफ धुल जाते हैं। तो इस तरह से साबुन और अपमार्जक मिसेल द्वारा कपड़ों की धुलाई करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो शोधन की क्रिया कैसे होती है, कपड़े कैसे धुलते हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि जैसे मान लो ये कोई भी कपड़ा है, कपड़े पर जो तेल की बूंदें चिकनाई होती है या मैल होता है वो कपड़ों की सतह पर इस तरह से स्थित होता है। ये क्या हो गया गंदा कपड़ा या तेल युक्त कपड़ा, तेल की बूंद है ये, इसको क्या मान लेते हैं हम तेल की बूंद। अब जैसे ही इस पर मिसेल अटैक करता है हम साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने पर साबुन में क्या होते हैं मिसेल होते हैं, तो मिसेल क्या करते हैं इस कपड़े में इस तरह से ये जो गंदगी है यहाँ पर इसमें इस तरह से ये मिसेल धंस जाते हैं। ये मिसेल का क्या है, ये ऊपर ध्रुवीय सिरा है, ये बाहर निकला रहता है, इस तरह से कांटे नुमा संरचना बनती है। ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो भाग है ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरोधी होता है लेकिन चिकनाई के साथ ये बंध बना लेता है, ठीक है। अध्रुवीय है, अध्रुवीय से जुड़ता है और ये ध्रुवीय सिरा बाहर कांटों के रूप में लगा रहता है। जैसे ही इस पर पानी डाला जाता है, पानी के संपर्क में आता है तो ये क्या करते हैं, ये पानी से H2O से बंध बना लेते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन बंध, H2O जल के अणुओं से ये बंध बना लेते हैं। ये क्या है जल के अणु, ठीक है। अब ये क्या बना हाइड्रोजन बंध बना इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही पानी डाला जाता है, पानी बहता है तो ये
पानी इनको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचेगा तो ये पूंछ भी इनकी साथ साथ बाहर आएगी और पूंछ पर लगी चिकनाई ये भी बाहर आ जाती है। और कैसे होगा यहाँ पर, ये जो मिसेल्स होते हैं ये हमें इस तरह से दिखाई देंगे, जो गंदगी होगी वो इन पर चिपक जाती है ये। तो ये क्या है, गंदगी युक्त मिसेल, ठीक है। और कपड़ा क्या हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। यहाँ पर ये कपड़ा हमारा हो गया, ये कहलाता है साफ कपड़ा, ठीक है। इस तरह से कपड़ा साफ हो जाते हैं, किसके द्वारा, मिसेल के निर्माण की क्रिया द्वारा। तो ये हो गया हमारा शोधन क्रिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।